हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ NMMS एग्ज़ाम 2024 राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी आपको करा रहा हूं, जिसका एक एग्ज़ाम नवंबर में है। उसी क्रम में लगातार मैं आपको क्लास दे रहा हूं और ये आज का क्लास पॉलिटी का 5वां क्लास है और ये पॉलिटी का आखिरी क्लास भी है। ये पॉलिटी का आखिरी क्लास भी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी से कम 10 या 11 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसको मैंने 5 क्लासों में आपको पढ़ाया है। इस प्रकार आप देखेंगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन हर क्लास से आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। हर क्लास से लगभग 2 प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। इसके प्रूफ के लिए मैं पिछले 4 वर्षों में जो NMMS का एग्ज़ाम हुआ है, NMMS का एग्ज़ाम हुआ है 2020 से लेके 2023 तक, उसके पॉलिटी के सारे प्रश्नों को लेकर अगली क्लास में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पॉलिटी के, उसको लेकर मैं अगले क्लास में आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो भी मैंने क्लास लिया है उसी से सारे प्रश्न आपके पॉलिटी के आ जाएंगे। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पीछे आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, जैसा कि मैं पीछे आपको सरकार के बारे में पढ़ा रहा था और सरकार के 3 अंग हैं। मैंने आपको बताया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जैसा कि मैंने बताया था, विधायिका में आपके संसद और राष्ट्रपति आते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो विधायिका हमने पढ़ लिया है, हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया और राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ लिया। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया है, उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हमको पढ़ना है, जो आज हम पढ़ेंगे। और आज हम न्यायपालिका को भी पढ़ लेंगे। इस प्रकार से लगभग पॉलिटी का आज आपका पूरा क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। वैसे तो पॉलिटी बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी परीक्षा में जितने प्रश्न आते हैं उसकी तैयारी आज हम लोग पूर्ण कर लेंगे। तो इसी क्रम में हम कार्यपालिका से, जो मंत्रिपरिषद है, वहाँ से आज क्लास को शुरू करते हैं अपने। तो हम देखेंगे कि संघीय जो मंत्रिपरिषद है, संघीय मंत्रिपरिषद का मतलब है जो केंद्र स्तर पे मंत्रिपरिषद है, उसी में हमने बताया था पिछली क्लास में कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि सारी शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसका उपयोग नहीं करता, उसका उपयोग प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिपरिषद में क्या क्या आता है? तो पहले प्रधानमंत्री, जिसको हम PM भी बोलते हैं शॉर्ट में, प्रधानमंत्री होता है और अन्य मंत्री होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे अन्य मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा, जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस तरीके के तो अन्य मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री आ जाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमने पीछे पढ़ा है, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अन्य मंत्री हो, सबकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो स्वयं करता है और जबकि अन्य मंत्री की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री या मंत्री हम देखते हैं किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, वो किसी भी सदन का, यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य वो मंत्री बन सकता है। वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है और मंत्री भी बन सकता है। यदि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य नहीं भी है, तब भी वो
प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के भीतर उसको किसी सदन का, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का, किसी का भी सदस्य बन जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। और जो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है। लोकसभा में हमने पीछे पढ़ा था कितनी सीटें हैं, 550, और वर्तमान में कितने हैं, 543। तो 543 का मंत्री जो बनेंगे प्रधानमंत्री सहित, ध्यान रखिए प्रधानमंत्री को लेकर जो मंत्री बनेंगे वो 543 का केवल 15% बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अभी तक हमारे यहाँ जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो ज़्यादातर लोकसभा के सदस्य रहे हैं। केवल 2 ही प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बहुत याद करने की बात नहीं है, ये याद करना आपको ये है कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, वो बन सकता है। और 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, राज्य की जो कार्यपालिका है, जैसे केंद्र में कार्यपालिका होती है वैसे ही हम देखेंगे राज्य में कार्यपालिका होती है। तो राज्य में जो कार्यपालिका होती है उसमें जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है तो राज्य में राज्यपाल होता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है तो राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। ज़्यादातर चीज़ें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जैसे राष्ट्रपति काम करता है वैसे ही राज्यपाल काम करता है, सेम मुख्यमंत्री भी होता है। केवल अंतर ये है कि ये केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री राज्य स्तर का होता है, वैसे ही राज्यपाल भी राज्य स्तर का होता है। तो आपको ये याद रखना है कि अपने यूपी का इस समय राज्यपाल कौन है और अपने यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, ये आपका होमवर्क है, आपको खोजना है और याद करना है। अच्छा, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के सलाह पे राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्रियों का। जैसे कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राज्यपाल को हटाएगा कौन, वो भी राष्ट्रपति ही हटाता है। और राज्यपाल का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, राज्यपाल का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। राज्यपाल तब तक अपने पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है। इसीलिए इसको राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माना जाता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। और राष्ट्रपति नियुक्ति हमने पीछे भी बताया कि किसकी सलाह पे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पे करता है। और मंत्रिपरिषद के सलाह पर हटाएगा भी, हटाता भी राष्ट्रपति है लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर, स्वतः नहीं हटा सकता। अच्छा, राज्यपाल जो त्याग पत्र देता है, वो चाहता है कि अपना पद हम छोड़ दे खुद ही, तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देगा, राष्ट्रपति के नाम से त्याग पत्र लिखेगा। विधानसभा के सभी कार्य जो हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि केंद्र स्तर पर सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है। तो राज्यों में जो भी विधानसभा जो भी काम करती है, विधानसभा जो भी कार्य करती है, या विधानसभा न कह के हम कहें कि जो राज्यों में कार्यपालिका होती है वो जो भी काम करती है वो राज्यपाल के नाम से करती है। कार्यपालिका, यहाँ राज्य की कार्यपालिका की बात हम कर रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका जितने भी काम करेगी वो राज्यपाल के नाम पर ही करेगी, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता था। अब हम आ जाते हैं न्यायपालिका पर। न्यायपालिका
हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है। पहली बात तो हम ये है कि हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका का मतलब है कि हमारे यहाँ जैसे उधर हमने पढ़ा सरकार में कि सरकार 3 स्तरों पर बटी होती है, केंद्र का सरकार, राज्य का सरकार और पंचायत स्तरीय सरकार, जैसे प्रधान प्रधान होते हैं। तो केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं, और गाँव में पंचायत स्तर पे प्रधान होते हैं। तो उनमें शक्ति का पूरा पूरा बंटवारा होता है, उसमें निर्धारित होता है कौन क्या काम करेगा। लेकिन न्यायपालिका में ऐसी बंटवारा नहीं होता, हमारे यहाँ एकल है। एकल का मतलब है कि सबसे ऊपर उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं केंद्र स्तर पर। उच्चतम न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र स्तर पर होता है। उसके नीचे होगा उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं राज्य स्तर पे, और जिले के स्तर पे वो उच्च न्यायालय के नीचे होगा जिसको हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट। तो हम देखते हैं कि न्यायपालिका हमारे यहाँ एकल है। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, आगे हम एससी सुप्रीम कोर्ट लिख के ही अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे, तो सुप्रीम एससी लिख दिया हमने, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहाँ है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है। हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान जो हमने बताया था कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, उसमें जो भी चीज़ें थी उसी को हम मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में हमारे जो बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे वो कितने होंगे, तो 8 होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तो हम 1+7 यानी 1 चीफ CJI जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 7 हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते थे उस समय जो मूल संविधान था। वर्तमान में कितने हैं ये, तो 1+33, एक चीफ CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इस समय जो है 1+33 है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 65 वर्ष। याद रखिए, एक प्रश्न शायद पूछा गया है एक बार, तो 65 वर्ष। अच्छा, योग्यता क्या होती है सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने के लिए, योग्यता क्या होती है? पहला तो वही है जो हमने पीछे पढ़ा राष्ट्रपति में, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्ष लगातार क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो किसी हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में, लेकिन लगातार होना चाहिए, ध्यान रखिए लगातार। या यदि ये नहीं है, दूसरा, पहला तो अनिवार्य है, भारत का नागरिक होना ही चाहिए, दूसरा या तीसरा में से कोई एक होगा तब भी मान लिया जाएगा। तो या 10 वर्ष किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब है वकील रहा हो। 10 वर्ष लगातार किसी हाई कोर्ट में वो वकील रहा हो, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। चौथा एक और है कि राष्ट्रपति को लगे कि जो व्यक्ति है वो कानून का अच्छा जानकार है, तब भी वो बना सकता है, हालांकि ऐसे अभी बनाया नहीं गया है। तो 3 याद रखिए। तो अनुच्छेद 124 से 127 तक है, 1+7 मूल संविधान में था, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, टोटल 34। और कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 35 वर्ष। योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो पीठ है वो कहाँ पे है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ही पीठ है अभी तक,
अन्य बनाया जा सकता है लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया, तो दिल्ली में है। पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है या सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अभी तक सबसे जो सीनियर हैं उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया है, जो सबसे सीनियर होते हैं। अच्छा, इनको हटाया कैसे जा सकता है, यदि लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो दो आधारों पर हटाया जा सकता है। एक साबित कदाचार, देखने में लग रहा हो कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कदाचार इनका ठीक नहीं है। और दूसरा असमर्थता, वो विकलांग हो गए हैं या मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। इस आधार पे संसद द्वारा उनको हटाया जा सकता है। संसद का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी से भी शुरू किया जाएगा लेकिन दोनों जगह से पास होना चाहिए। इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति का हमने पढ़ा था ना, अनुच्छेद 61 में इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया, तो वैसी ही प्रक्रिया के द्वारा यानी विशेष बहुमत से मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद। अच्छा, जो मुख्य न्यायाधीश है या जो सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है, वो अपना त्यागपत्र यदि देना चाहे तो किसको देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति भी करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। हटाया जाता है उनको संसद के द्वारा, ये याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, वैसे तो बताया गया कि हमारे संविधान में कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया गया और ये बताया गया कि संसद निर्धारित करेगी कि हर एक राज्य में हाई कोर्ट होगा या एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों को देखेगा। तो वर्तमान में एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों को भी देख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, तीनों जगह का हाई कोर्ट है वो। तो इस आधार पर हम देख रहे हैं कि एक ही हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों में भी देख सकता है। वर्तमान में यही स्थिति है। वर्तमान में हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट है और 25वां आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में, 25। और 25वां कहाँ बना, आंध्र प्रदेश में। 5वां कहाँ बना, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति या उनको त्यागपत्र देना है, तो नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों की बात आएगी तो राष्ट्रपति, यानी उन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यदि उनको त्यागपत्र देना हो तो किसके नाम पे देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। अंतर केवल यही है कि जो शपथ होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। ये आपको याद रखना है। राज्यपाल का काम बस इतना है कि वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा, बाकी सभी काम राष्ट्रपति करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है, एकल न्यायपालिका है। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में यदि हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए जैसा सुप्रीम कोर्ट में था। दूसरा है कि 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा किया हो, 10 वर्ष लगातार न्याय के क्षेत्र में सेवा किया हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, तब भी उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो 3 बातें हैं, देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, इनका कार्यकाल में अंतर है, इसीलिए पूछा जा सकता है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है, 65 वर्ष है, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है, 62 वर्ष। अंतर है, इसीलिए पूछा जाता है। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष। अच्छा, हाई कोर्ट के जो वेतन होते हैं, या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनके वेतन भारत सरकार के संचित निधि से मिलता है। इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है, एकल है, तो राज्यों से उनको वेतन नहीं मिलता। इनको वेतन कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से, यानी भारत सरकार के द्वारा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, शेयर, और यदि तैयारी आप कर रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि आपकी पूरी तैयारी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी पूरी तैयारी, इतना आपने तैयार कर लिया तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यदि आपको पास होना है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।